जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों घाटे के बजट पर। घाटे का बजट क्या होता है, इसकी किस प्रकार से हम परिभाषा दे सकते हैं, यदि न्यूमेरिकल आ जाता है, परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है तो किस प्रकार से हम हल करेंगे, सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा ताकि आप कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से समझ सकें। आप ठीक तरीके से समझेंगे कॉन्सेप्ट को तभी तो परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। आप अच्छा लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। अब जिसको भाई अच्छे मार्क्स चाहिए तो वो अंत तक बना रहे और जिसको नहीं चाहिए तो वो छोड़ के जा सकता है, उस पर हम फोर्स नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर भेजें, लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। शुरू करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक है घाटे का बजट, ठीक है। अब इससे पहले हमने क्या समझ लिया है, बजट समझ लिया है, ठीक, बजट के प्रकार समझ लिए हैं जिसके अंतर्गत संतुलित बजट समझा, आधिक्य का बजट समझा और घाटे का बजट भी समझा। तो एक प्रकार से यदि हम देखें, यदि हम कंटिन्यू, जैसे आप यदि कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो आपको घाटे के बजट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किस प्रकार से, देखिए हमने क्या समझा था, जब प्रकार पढ़े तो हमने ये समझ लिया था कि सरकार की जो आय होती है उससे ज्यादा यदि सरकार खर्च कर देती है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और पीछे चलते हैं। जब हमने बजट को समझा तो बजट में हमने क्या समझा था, देखिए उदाहरण लिया था हमने स्वयं का। यदि अपने आप को हम सरकार समझें, ठीक है, और हम बजट बनाते हैं तो हमें मान लीजिए आय प्राप्त हो रही है तो वो हमारी क्या है, प्राप्तियां हैं, और जो हम खर्च कर रहे हैं वो क्या है, हमारे व्यय हैं, ठीक है। इसी प्रकार से समझा था। अब इसमें हमने उदाहरण ये लिया था कि मान लीजिए हमारी जो आय है वह आय 10,000 रुपये मासिक है। ये 10,000 रुपये क्या है, मंथली हमारी आय है। ये हमने उदाहरण लिया था जिसके अंतर्गत मासिक हमें 10,000 रुपये मिल रहा है यदि, तो ये हमारी मंथली आय है। अब यदि हम बजट तैयार करते हैं, क्या करते हैं, बजट हमें तैयार करना है, एक अनुमानित करेंगे। हम किस प्रकार का करेंगे, अनुमानित। तो हम क्या अनुमान लगाएंगे कि यदि मंथली हमें 10,000 रुपये मिल रहा है तो कुल एक वर्ष में, मतलब कि आने वाले एक वर्ष में हमें यदि 10,000 रुपये पर मंथ मिलता है तो हमारी जो वार्षिक आय निकल के आएगी वो 1,20,000 होगी। ये समझा था। इसके बाद इस 1,20,000 को हम किस प्रकार से खर्च करेंगे वो भी हम प्रावधान करते हैं। एक ब्यौरा तैयार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक ब्यौरा तैयार कर लेते हैं जिसके अंतर्गत हम हमारी आय भी रखेंगे कि हमें मंथली इतनी हो रही है तो एक वर्ष में इतनी आय होगी। इसके बाद हम खर्च रखेंगे कि एक साल में, हम पूरे वर्ष में जो 1,20,000 रुपये हमें प्राप्त हो रहे हैं उसको हम किस किस जगह पर खर्च कर रहे हैं। जो हमने ब्यौरा तैयार किया है ये ब्यौरा क्या कहलाता है, बजट कहलाता है, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पर समझा है, अपने आप के ऊपर समझा है, उसको अप्लाई कर दीजिए सरकार के ऊपर, ठीक है। अब सरकार को क्या होती हैं, प्राप्तियां होती हैं। जैसे हमें सैलरी मिलती है, सरकार को भी आय मिलती है, लेकिन सरकार को आय कहाँ से मिलती है, करों के माध्यम से, शुल्कों के माध्यम से। सरकार ऋण भी लेती है तो ऋणों के माध्यम से भी, विदेशों से भी कई देश अनुदान देते हैं, उसके अनुसार भी सरकार को आय मिलती है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। देखिए सार्वजनिक प्राप्तियां पढ़ी हुई हैं, सार्वजनिक व्यय पढ़े हुए हैं। दोनों वीडियो आपने देखी हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। यदि नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो आप पहले एक बार उन्हें देख लीजिएगा ताकि आपको प्राप्तियां क्या होती हैं और व्यय क्या होते हैं दोनों चीज मालूम हो जाए। उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए वो दोनों वीडियो बहुत जरूरी हैं, ठीक है। क्या देखेंगे हम, अब देखिए प्राप्तियां जैसे हमने पढ़ी हुई थी तो प्राप्तियों में हमने दो प्रकार पढ़े हुए थे, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। इसके बाद जब हमने व्यय पढ़े हुए तो व्यय भी दो प्रकार के पढ़े हुए थे, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जब हम फॉर्मूले बनाएंगे तो हमें इस प्रकार के शब्द देखने को मिलेंगे। यदि इन शब्दों का हमें जो क्या है अर्थ मालूम है तो हम आसानी से समझ पाएंगे। चलिए अब टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्व घाटा की। तो जब हमने प्रकार पढ़े तो वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमने क्या लिया था कि जब सरकार की आय जो होती है वह उसके खर्चों से कम हो, ठीक है,
मतलब जो भी सरकार खर्च कर रही है बजट के माध्यम से, जो खर्चे दिखा रही है, वो खर्चे यदि उसकी आय से अधिक होते हैं तो क्या होता है, घाटे का बजट होता है। जैसे सरकार को ये ही मान लीजिए, सरकार को आय हो रही है 10,000 रुपए की और सरकार खर्च दिखाती है बजट में, यदि मान के चलिए 20,000 का दिखा देती है, तो कितना दिखा रही है, दुगना दिखा रही है। मतलब आय हो रही है 10,000 और खर्चे दिखा रही है 20,000, तो यहाँ पर ये क्या है, 10,000 का घाटा हो रहा है। मतलब कि यदि आप खर्चा कर रहे हो तो कहीं से ना कहीं से तो पैसा ले रहे होगे, या तो किसी से लोन लिया होगा, या तो आरबीआई से लोन लिया होगा, या व्यापारिक बैंकों से लोन लिया होगा, या विश्व बैंक से लोन लिया होगा, तभी तो आपने खर्चा कर दिया ना, ऐसे ही तो पैसा नहीं बनता है। या फिर आपने एक और लोचा कर सकते हैं आप, कौन सा लोचा, कि आप आरबीआई के द्वारा नए नोटों का निर्गमन कर सकते हैं, ठीक है, ये किया होगा, तो इसके प्रभाव पड़ते हैं। तो सरकार से इसीलिए सवाल पूछे जाते हैं कि ये स्थिति क्यों है, ठीक। तो उस पर अभी हम राजनीति पर नहीं जाएंगे, अभी इकोनॉमिक्स में ही रहिए। क्या करना है, जब सरकार की आय कम होती है और खर्चा सरकार अधिक दिखाती है तो ऐसा जो बजट होता है वह घाटे का बजट होता है, ठीक है। परिभाषा देख लीजिए, घाटे का बजट की क्या परिभाषा लिखेंगे हम, बजट घाटे से अभिप्राय उस स्थिति से है, कौन सी स्थिति से, जिसमें सरकार का बजट व्यय, ध्यान रखना शब्दों का विशेष ध्यान देना है। देखिए हम परिभाषा जब बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, पढ़ने में भी अच्छा महसूस होना चाहिए कि हाँ किसी व्यक्ति ने परिभाषा लिखी हुई है। क्या लिखा है, बजट घाटे से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय, ठीक है, क्या बजट में जो खर्चा दिखाया है सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक हो। मतलब सरकार ने जो बजट बनाया है और सरकार ने बजट बनाते समय जो बजट व्यय दिखाया है वह उसकी प्राप्तियों से अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में जो बजट होता है वह घाटे का बजट होता है। समझ गए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं बोर्ड पे उतना ही लिखता हूं जितना हमें याद रखने में सहायक हो, ठीक, क्या हो, याद रखने में सहायक हो और मुझे पॉइंट टू पॉइंट समझाने में मदद मिले, ताकि कोई पॉइंट छूट ना जाए। हमें क्या जरूरी है, उसके बाद क्या जरूरी है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ और इतना लिख लेता हूँ कि आप भी उसे नोट के तौर पर तैयार कर सकें ताकि आपको काम आए। तो जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको नोट करते जाइए, और जो बोल रहा हूँ यदि वो लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बजट घाटा समझ लिया। अब देखिए जो भारतीय सरकार होती है या भारत की जो सरकार है वह जो अपना बजट पेश करती है उस बजट को हम 3 प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। कितने प्रकारों से, 3 प्रकार से। पहला है राजस्व घाटा, दूसरा है राजकोषीय घाटा और तीसरा है प्राथमिक घाटा। तीनों नाम याद रखना है, पहला राजस्व घाटा, दूसरा राजकोषीय घाटा और तीसरा प्राथमिक घाटा। अब एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है। ये तो हमने क्या समझ लिया कि सरकार यदि बजट जो है बनाती है और उसमें खर्चे अधिक करती है और आय कम दिखाती है तो ऐसा बजट जो होता है वह घाटे का बजट होता है। उसे हम 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं, मतलब 3 प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। और यदि हम अच्छी किताबी भाषा में कहें तो अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। समझ गए, चलिए पहला भाग क्या है, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है, देखिए एक शब्द हमने पढ़ा आ गया। अब ये शब्द जैसे हमने बोला था कि पिछली 2 वीडियो जरूर देखना है, उसमें राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, ये हमने पढ़े हुए हैं। प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां पड़ी हुई हैं, व्यय में राजस्व व्यय पड़े हुए हैं। तो अब यहाँ दोनों शब्द को हमें जो वो है मतलब है वो क्लियर होगा, तब तो हम समझ पाएंगे कि हाँ ये क्या चीज है। कैसा मालूम होगा कि देखिए दोनों में शब्द एक ही आ रहा है, आय में भी राजस्व आय हो रही है, व्यय में भी राजस्व व्यय हो रहा है। मतलब क्या है, इस शब्द का अर्थ जो होगा वो कहां से मिलेगा आपको, उन 2 वीडियोस, ठीक है। मैं मोटा मोटा यदि हम समझ लें तो क्या है, राजस्व प्राप्तियां कौन सी होती हैं, वह प्राप्तियां जिनसे सरकार की कोई देनदारी उत्पन्न नहीं होती। जो टैक्स मिलते हैं, जो शुल्क मिलते हैं, उन्हें सरकार को लौटाना होता है, क्या आपको नहीं लौटाना होता, ठीक है। मतलब सरकार की कोई देनदारी उत्पन्न नहीं होती है और संपत्ति में वृद्धि होती है, ठीक है, सरकार की आय बढ़ती है।
अब इसी प्रकार यदि हम व्यय में जाएं तो राजस्व व्यय क्या होता है? राजस्व व्यय वह व्यय होता है जिसके द्वारा सरकार की ना तो देनदारी कम होती है, ठीक है, और ना ही कोई जो संपत्ति है उसमें वृद्धि होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या समझना है, जब सरकार के राजस्व व्यय, व्यय समझ लिए राजस्व वाले कौन से होते हैं? जहां पर सरकार की देनदारी कम नहीं होती है। बस ये समझ लीजिए कि इस प्रकार से समझ लीजिए कि आपने लोन लिया है और आपको सैलरी मिलती है, आप लोन का भुगतान नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका पैसा खर्च हो रहा है, तो वह जो खर्च होगा वह कौन सा खर्च होगा? राजस्व व्यय होगा। आपकी ना तो संपत्ति बढ़ेगी, ना आपको जो पैसे किसी को लौटाने हैं वो आप लौटा रहे हैं, ठीक है, मतलब ना ही देनदारी कम हो रही। यदि किस्त भर देंगे तो आपका जो वो ऋण है वो कम हो जाएगा, देनदारी घट रही है, ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो कौन सा व्यय है? राजस्व व्यय, ठीक है। अब यहां पर क्या देखना है, जब सरकार के राजस्व व्यय सरकार की राजस्व प्राप्तियों से अधिक होते हैं, क्या होते हैं? जब सरकार के खर्चे सरकार की राजस्व प्राप्तियों से अधिक होते हैं, तो ऐसा जो बजट होता है, जब सरकार इस प्रकार का प्रावधान करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। तो इसे ध्यान रखना है, परिभाषा इस प्रकार से समझ लीजिए। देखिए मैंने उतना ही लिखा है कि आपको याद रखने में भी सुविधा हो। क्या है? जब सरकार के राजस्व व्यय, ठीक है, कौन से व्यय? राजस्व व्यय, ऐसे व्यय जिससे कोई देनदारी कम नहीं होती है, सरकार की राजस्व प्राप्तियों से, कौन सी प्राप्तियों से? जिनसे सरकार की कोई देनदारी उत्पन्न नहीं होती और आय में वृद्धि होती है, से अधिक होते हैं। किससे अधिक होते हैं? प्राप्तियों से अधिक होते हैं, मतलब कि व्यय अधिक होता है और प्राप्तियां कम होती हैं, ठीक। इसे ज्ञात किस सूत्र के द्वारा किया जाता है? तो भैया ये सूत्र बहुत जरूरी है, इसको याद रखना है। ये जो सूत्र क्या है, राजस्व घाटा जब हम निकालते हैं तो देखिए यदि 1 या 2 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, तो वहां पर या तो तीनों की आप ये 2 चीजें दी होंगी, या तो राजस्व व्यय दिया होगा और राजस्व आय दी होगी। तो दोनों में क्या कर देंगे हम? यदि राजस्व व्यय में से राजस्व आय घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? आपका राजस्व घाटा निकल के आ जाएगा। लेकिन प्रश्न घुमाकर भी पूछ लिया जा सकता है कि आपको राजस्व घाटा दे दिया जाए, ठीक है, और इन दोनों में से किसी एक का मान दे दिया जाए। जैसे राजस्व व्यय यदि पूछना है उसे, तो वो क्या करेगा? राजस्व आय दे देगा आपको और राजस्व घाटा दे देगा। फिर क्या करेंगे आप? तो भाई राजस्व व्यय क्या है, क्या है ज्ञात बताना है आपको, तो क्या करेंगे? फिर ये फॉर्मूला याद रखिए। देखिए अब जैसे राजस्व घाटा भी दिया है और इन दोनों में से कोई एक दिया है, तो इस फॉर्मूले को आप प्रयोग कीजिए, आप कोई भी चीज निकाल सकते हैं। यदि 2 चीजें इसमें से दी हैं तो तीसरी चीज हम आराम से निकाल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का जरूर पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा। तो राजस्व घाटे का सूत्र क्या है? राजस्व घाटा बराबर राजस्व जो व्यय है उसमें से हम राजस्व आय को माइनस कर देंगे तो हमारा राजस्व घाटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है राजकोषीय घाटा, ठीक है। कौन सा? राजकोषीय घाटा। यहां पर ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना? यहां पर कौन से खर्चे और कौन सी आय शामिल कर रहे थे? राजस्व की, ठीक है। यहां पर पूंजीगत प्राप्तियों की भी बात नहीं हुई और पूंजीगत व्यय की भी बात नहीं हुई। अब पूंजीगत क्या होता है? यदि देखिए वीडियो देखिए तो आप समझ गए होंगे कि पूंजीगत क्या होता है। पूंजीगत जब प्राप्तियां होती हैं सरकार को, मतलब कि सरकार की संपत्ति कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि सरकार ऋण लेती है, ठीक है। अब ऋण ले रही है तो उसको लौटाना है, मतलब एक प्रकार से संपत्ति तो सरकार की बढ़ रही है लेकिन देनदारी उत्पन्न हो रही है क्योंकि सरकार को उसे लौटाना है और ब्याज सहित लौटाना है। तो इसका मतलब है कि संपत्ति कम हो रही है, ठीक है, इसका मतलब संपत्ति कम हो रही है। अब यहां लिया था केवल राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, ठीक है। यहां पर क्या करना है? यहां पर कुल व्यय करना है, कुल व्यय में शामिल करना है। कौन सा? देखिए कुल बजट व्यय। कुल बजट व्यय मतलब कि राजस्व व्यय भी शामिल हो और पूंजीगत व्यय भी शामिल हो।
दोनों का पहले योग कर लिया जाएगा। मतलब कि बजट में जितने भी व्यय दिखाए गए हैं सरकार के द्वारा, जितने भी खर्चे दिखाए गए हैं सरकार के द्वारा, वो क्या होंगे, कुल व्यय होंगे। अब हमें निकालना क्या है, राजकोषीय घाटा। ठीक है, अब ये जो व्यय है इसके अंतर्गत प्राप्तियां घटाएंगे तभी तो हमें मालूम होगा कि घाटा कितना है। ठीक है, घाटा कितना है, क्योंकि हम जब व्यय तो हमने देख लिए कि भाई कुल व्यय सरकार ने इतने दिखाए हैं। अब हम प्राप्तियां देखेंगे तो प्राप्तियां कौन कौन सी शामिल करेंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना है राजस्व प्राप्तियां भी शामिल करनी है और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल करनी है। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां कौन कौन सी होती हैं, तो गैर ऋण पूंजीगत जो प्राप्तियां होती हैं, जैसे कि आपको विदेशों से अनुदान मिला हो। ठीक है, विदेशों ने, विश्व बैंक ने अनुदान दिया हो, किसी ने भी आपको अनुदान दिया हो, जैसे सरकार को अनुदान मिलता है तो वो भी किस में जोड़ा जाएगा, इसमें शामिल किया जाएगा। सरकार ने कोई कंपनी लगा रखी है, उससे आपको लाभ प्राप्त हो रहा हो तो वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। सरकार ने किसी को लोन दिया है, लोन के ऊपर सरकार को जो ब्याज के रूप में आय प्राप्त हो रही है वो भी यहाँ पर जोड़ी जाएगी। तो ये कौन सी प्राप्तियां हो जाएंगी, गैर ऋण। मतलब सरकार ने जो ऋण लिए हैं उन्हें केवल छोड़ दिया जाएगा, बाकी सरकार की जो प्राप्तियां हैं वो इसमें शामिल कर ली जाएंगी। सारी प्राप्तियां, चाहे पूंजीगत प्राप्तियां हो चाहे राजस्व प्राप्तियां हो। ठीक है, क्या कर देंगे, सबसे पहले परिभाषा की बात कर लें तो देखिए परिभाषा में क्या लिखेंगे, राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार के राजस्व तथा पूंजीगत दोनों प्रकार के व्यय से होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, दोनों प्रकार के व्यय तथा राजस्व और उधार छोड़कर, कौन सा छोड़कर, उधार छोड़कर बाकी पूंजीगत प्राप्तियों से है। क्या है, राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार के राजस्व तथा पूंजीगत दोनों प्रकार के व्यय तथा राजस्व और उधार छोड़कर बाकी पूंजीगत प्राप्तियों से है। यहां पर देखिए मैंने थोड़ा सा ऐसा लिख दिया है, देखिए दिखने में, पढ़ने में तो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको अर्थ समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगी। यहां तक समझिए पहले कि राजकोषीय घाटे का संबंध किससे है। सबसे पहले यहां से सरकार के राजस्व तथा सरकार पूंजीगत व्यय, क्या हो गया, किससे है संबंध, पहले तो सरकार का जो राजस्व व्यय है और पूंजीगत व्यय है उसको हम जोड़ लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कुल व्यय हो जाएगा। ठीक, इसके बाद तथा राजस्व प्राप्तियां, तो यहां पर प्राप्तियां ना लिखा हुआ है, केवल लिखा है राजस्व और उधार छोड़कर लिखा हुआ है। उधार छोड़कर मतलब कि गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, तो अब पूरा हो जाएगा राजस्व और उधार छोड़कर बाकी पूंजीगत प्राप्तियों से है। अब समझ में आ गया, परिभाषा यही लिखना है हमको दोस्तों, क्योंकि देखिए परिभाषा हमें अच्छी भी लगना चाहिए, मतलब कि जो चेक करेगा आपकी कॉपी उसको लगना भी चाहिए कि हाँ भाई लिखा हुआ है, कुछ स्टूडेंट ने समझ लिया। तो यहाँ पर कुल व्यय जोड़ लेंगे। सबसे पहले तो हमारे जितने भी खर्च हैं, सरकार ने जितने भी खर्च दिखाए हैं उन सभी का योग कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कुल व्यय हो जाएगा। उसके बाद ऋणों को छोड़कर जितनी भी राजस्व प्राप्तियां हैं, पूंजीगत प्राप्ति हैं, उनको माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, राजकोषीय घाटा निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर सूत्र जो है इसको भी याद रखना है आपको कि राजस्व घाटा कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, राजस्व घाटा कैसे ज्ञात करते हैं, जितने कुल व्यय हैं, कुल व्ययों में से हम क्या माइनस कर देंगे, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों को, और पूंजीगत प्राप्तियों में उन प्राप्तियों को शामिल करेंगे जिसमें सरकार ने ऋण नहीं लिया है। ठीक है, इतना समझ लिया। तो यहाँ पर गैर ऋण की छोड़कर ऋणों वाली छोड़कर, ऋणों को छोड़कर बाकी सभी राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां इसमें से घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, राजकोषीय घाटा निकल के आ जाएगा। ये समझ में आ गया। अब एक लास्ट वाला बचा हुआ है प्राथमिक घाटा। कौन सा घाटा, प्राथमिक घाटा। अब आप समझ रहे होंगे कि सर इसको हम तीसरे नंबर पर क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही सरल है। कौन सा सरल है, देखिए सबसे पहले हमने जैसे कि राजकोषीय घाटा यदि हमें क्लियर है,
राजकोषीय घाटा हमें मालूम है कि कैसे हम निकालते हैं, और उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि प्राथमिक घाटा क्या होगा, क्या है, क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले समझ लें कि ये होता क्या है। देखिए इसकी परिभाषा क्या दी हुई है, वित्तीय वर्ष में जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाता है तो अंतर को प्राथमिक घाटा कहा जाता है। मतलब सरकार ने जितने ऋण लिए हैं उन ऋणों का भुगतान सरकार को करना है, सरकार जो भी ऋण लेगी उनका भुगतान करेगी, तो जितना ब्याज सरकार ने भुगतान किया है उस ब्याज को यदि हम राजकोषीय घाटे में से माइनस कर देंगे तो हमें फिर प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है। कौन सा घाटा, प्राथमिक घाटा। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। हमारे एक प्रकार से राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा दो मुख्य हैं, और जब हम राजकोषीय घाटे में से सरकार के द्वारा जो ऋणों का ब्याज भुगतान किया जाता है उस ब्याज की राशि को इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें प्राथमिक घाटा मिल जाएगा। समझ में आ गया। इसका सूत्र देख लीजिए क्या है, इसका सूत्र है प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। क्या है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। इन दोनों को याद रखना है हमें, क्योंकि इन दोनों को जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन दोनों को जोड़कर पूछ लिए जाते हैं। किस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं, एक तो आपको देखिए ये दोनों दे दिया जाएगा, क्या क्या दे दिया जाएगा, सबसे पहले कुल खर्चे दे दिए जाएंगे सरकार के, और पूंजीगत प्राप्तियां भी दे दी जाएंगी, गैर ऋण प्राप्तियां भी दे दी जाएंगी, पूंजीगत प्राप्तियां भी दे दी जाएंगी। इसके बाद आपको एक चीज और दे दी जाएगी, ब्याज का भुगतान भी दे दिया जाएगा, और आपसे पूछ लिया जाएगा क्या कि प्राथमिक घाटा कितना है। क्वेश्चन कहां से बनना स्टार्ट हुआ है, यहां से। आपको पहले क्या चाहिए, राजकोषीय घाटा, वो ना देंगे, उसकी जगह पर इन मदों का आपको क्या दे देंगे, मूल्य दे देंगे। कौन सी मदों का, शायद कुल बजट व्यय आपको दे दें, या फिर राजस्व प्राप्तियां आपको दे दें, या फिर गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां आपको दे दें। इनमें से एक कोई सा भी दे सकते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि यदि राजकोषीय घाटा नहीं दिया है और कुल बजट व्यय दिया है और इन दोनों में से केवल एक दिया है तो एक ही को घटा के हम क्या निकाल सकते हैं, राजकोषीय घाटा निकाल सकते हैं। और दोनों मदें दी हुई हैं तो दोनों को घटा के हम राजकोषीय घाटा निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको ऋणों का भुगतान भी दे दिया जा सकता है। ऋणों का भुगतान यहाँ पर क्या, देखिए राजकोषीय घाटा तो हम छोड़ के निकालेंगे, तो वहां पर भुगतान को शामिल नहीं करेंगे। भुगतान को शामिल कब करेंगे, जब राजकोषीय घाटा निकाल लेंगे और पूछा जाता है प्राथमिक घाटा, तब जाके हम इसमें से माइनस कर देंगे ऋणों का भुगतान, मतलब कि ऋणों के ब्याज का भुगतान, तो फिर हमें प्राप्त हो जाता है प्राथमिक घाटा। ठीक है। इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है आपको इन दोनों मदों का मूल्य दे दिया जाए और प्राथमिक घाटा पूछ लिया जाए, तो ये एक एक मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल में 5 मार्क्स का भी प्रश्न इसमें से बनता है। इसी में से 5 मार्क्स का प्रश्न बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, यहाँ पर जो प्राप्तियां हैं इन प्राप्तियों में आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। कैसे कर दिया जाएगा, प्राप्तियों में आपको दे दिया जाएगा कर, शुल्क, ठीक है, क्या दे दिया जाएगा, जैसे करों से प्राप्त आय 1000 रुपये है, शुल्कों से प्राप्त आय 1000 रुपये है, विदेशों से अनुदान 5000 रुपये है। इस प्रकार की मदें देकर आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, कंफ्यूज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आप सोचेंगे कि हमने तो 2 ही मदें पड़ी हुई थी इसमें, कुल बजट व्यय में से हमें माइनस क्या करना था, राजस्व प्राप्तियां करनी थी और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां करनी थी। लेकिन यदि आपने पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय नहीं पढ़े हुए हैं, दोनों नहीं पढ़े हुए हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा हुआ था कि राजस्व प्राप्तियों में क्या क्या होता है, सरकार जो टैक्स लगाती है उनके द्वारा जो आय मिलती है वो राजस्व प्राप्तियों में होता है। जो सरकार शुल्क लगाती है, लाइसेंस का शुल्क लगाती है, दंड शुल्क लगाती है, आप पर जो बाइक पर आप हेलमेट पहन के नहीं जाते हो और आपको 100, 200, 300 रुपये का जब चालान लगता है तो वो शुल्क भी कहाँ जाता है, सरकार को जाता है।
और ये प्राप्ति कौन सी है? राजस्व प्राप्ति है। सरकार उसके बदले आपको कुछ लौटाती है क्या? नहीं लौटाती। सरकार की कोई देनदारी उत्पन्न हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो क्या है, जहां पर सरकार की देनदारी उत्पन्न नहीं होती, संपत्ति बढ़ती है, वो होती हैं राजस्व प्राप्तियां। तो यहाँ पर देखिए कर प्राप्त हो रहे हैं, शुल्क प्राप्त हो रहे हैं, लाइसेंस शुल्क प्राप्त हो रहा है, तो कुछ भी यहाँ पर दिया जा सकता है। तो इन चीजों को आपको समझना है कि कौन सी राजस्व प्राप्तियों में जा रही है, कौन सी पूंजीगत प्राप्तियों में जा रही है। ठीक है, या वहां पर हम ये दो शब्द यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वहां पर इन शब्दों का आपको नाम ही ना मिले, आप हो जाएंगे कंफ्यूज, ना आप निकाल पाएंगे राजकोषीय घाटा और ना निकाल पाएंगे प्राथमिक घाटा। ठीक है, तो क्लास को पूरा अंत तक यदि आपने देखा है, यहाँ तक देखा है, तो आप बड़े फायदे में होंगे। ठीक है, तो राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, उनकी जो मदें हैं उन्हें आप एक प्रकार से रट लीजिए तो बेहतर होगा। कैसे रट लीजिए कि राजस्व प्राप्तियों में प्राप्त सरकार को जो आय हो रही है वो किस किस क्षेत्र में हो रही है, तो इस प्रकार के प्रश्न में फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पूंजीगत प्राप्ति किस प्रकार की हो रही है, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपसे फिर चाहे राजकोषीय घाटा पूछ लिया जाए, चाहे फिर प्राथमिक घाटा पूछ लिया जाए, चाहे राजस्व घाटा पूछ लिया जाए, आप किसी चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको बड़ा मजा आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा, और यदि चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।